हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वैदिक निगमा। सो आई होप दैट आप सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी अपनी लाइफ में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवांशा चार्ट के ऊपर। सो दिस इज द फर्स्ट वीडियो ऑन D9 चार्ट एंड वी विल टॉक अबाउट स्पेसिफिकली द फर्स्ट हाउस ऑफ द नवांशा चार्ट कि क्यों वो हाउस इतना इम्पोर्टेंट बन जाता है आपकी लाइफ में। एंड कैसे आप देख सकते हैं कि आफ्टर मैरिड लाइफ आपकी, एंड इवन इफ यू आर नॉट मैरिड, तो आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ 30 तो कैसे वो हाउस रिलेटेड थीम्स एंड जो भी वो हाउस में प्लैनेट अगर सपोज कोई प्लेस्ड है तो कैसे वो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट और इफेक्ट करेगा। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो, मेरे को एक चीज पूछनी थी आप सबसे। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में मेंशन करा था कि ये जो बैकग्राउंड है तो बहुत ज्यादा ब्राइट है एंड इट्स वाइट इन कलर। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से कलर का बैकग्राउंड मुझे लगाना चाहिए? एंड वाइट अच्छा लग रहा है या कोई और कलर होना चाहिए? सो लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स बिलो। एंड वीडियो की शुरुआत हम करते हैं नवांशा चार्ट से। तो जैसे हम जानते हैं नवांशा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है एस्ट्रोलॉजी में। स्पेशली आप अगर पराशर एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि जो वर्ड इट सेल्फ नव आमशा, तो इट इज द नाइन्थ डिविजन ऑफ एनी जोडियक साइन एंड आमशा मीन्स डिविजन। एंड जब हम नवांशा चार्ट की स्पेसिफिकली बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी में तो हम देखते हैं कि वो मैरिड लाइफ देखने के लिए, आपके स्पाउस की ट्रू नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट बन जाता है। आफ्टर मैरिड लाइफ में जैसे अगर आपकी शादी नहीं भी हुई सपोज, आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, कैसे ट्रांसफॉर्म होगी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लैनेट्स की ट्रू डिग्निटी स्ट्रेंथ समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सपोज आपको कोई प्लैनेट दिखता है कि वो एग्जॉल्टेड है आपके D1 चार्ट में, बट वो प्लैनेट डिप्लीटेटेड हो रहा है नवांशा चार्ट में जाके, इसका मतलब इंटरनली वो प्लैनेट में स्ट्रेंथ नहीं है। तो उसके जो भी कारक तत्व सिग्निफिकेशंस हैं जो प्लैनेट रिप्रेजेंट करता है वो कहीं ना कहीं सफर और इम्पैक्ट करेंगी। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि कोई प्लैनेट डिबिलिटेटेड है आपके D1 राशि चार्ट में और वो प्लैनेट एग्जॉल्टेड हो रहे हैं नवांशा चार्ट में, इसका मतलब ओवर टाइम वो प्लैनेट को स्ट्रेंथ मिलेगी, तो इवेंचुअली इट विल गिव गुड रिजल्ट्स टू यू। बट हो सकता है चाइल्डहुड में अर्ली ऑन आपने वो प्लैनेट के कारक तत्वों द्वारा सफर किया होगा। सो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे सन की अगर हम बात करें तो सन किसी का डिबिलिटेटेड है D1 चार्ट में बट एग्जॉल्टेड है नवांशा में, इसका मतलब शुरुआत में हो सकता है वो इंडिविजुअल को सेल्फ एस्टीम इश्यूज, लो कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें इश्यूज आए होंगे। बट विथ टाइम उनका जो कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो गया होगा ग्रेजुअली। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत आप सी चीजें बता सकते हैं नवांशा चार्ट से, तो इट इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक। बट इस वीडियो को बिकॉज ये पहला वीडियो है तो मैं स्पेसिफिकली बात करूंगी फर्स्ट हाउस की। एंड डिपेंडिंग अपॉन उस हाउस में कौन सा साइन आपका राइज हो रहा है नवांशा के लग्न में, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट हाउस नवांशा का है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किन किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे हम जानते हैं जो आपकी इंटरनल कोर पर्सनालिटी है, बिकॉज नवांशा आर इज द फ्रूट, फ्रूट ऑफ एवरीथिंग जो भी आप राशि चार्ट में देख रहे हैं। तो अगर आपको फर्स्ट हाउस जो आप राशि चार्ट का देखेंगे, अगर आप तो आप उसको वैसे समझ सकते हैं कि वो एक आपका आउटर लेयर है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, या जो आपके आसपास के लोग हैं वो आपको कैसे समझते हैं कि आपकी पर्सनालिटी नेचर कैसी है। बट इंटरनली आपकी ट्रू नेचर कोर पर्सनालिटी कैसी है वो आप फर्स्ट हाउस ऑफ नवांशा चार्ट से देखेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई। सेकंड आप देखेंगे बिकॉज वो मैरिज का चार्ट है तो आप देखेंगे कि जो एटीट्यूड है आपका मैरिज को लेके वो कैसा है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, या वो न्यूट्रल है। एंड आप कितना ज्यादा एक मैरिज को कितनी इंपॉर्टेंस आप देते हैं, एंड आपका बिहेवियर बिहेवियर कैसा है टुवर्ड्स मैरिज, टुवर्ड्स योर स्पाउस। तो वो सब भी आप फर्स्ट हाउस से देख सकते हैं फ्रॉम द नवांशा चार्ट। एंड एट द थर्ड थिंग इज दैट कि इवेंचुअली आपकी जो, आप ऐसे भी उसको स्टडी कर सकते हैं कि शादी के बाद आपकी नेचर कैसे बदलेगी, या कैसे आप बन जाएंगे शादी के बाद, या क्या क्या चीजें आपकी मैरिड लाइफ में एक मेजर थीम की तरह ऑपरेट करेंगी, या क्या चीजें सबसे फोर फ्रंट पे आ जाएंगी। तो वो सब भी आप फर्स्ट हाउस से स्टडी कर सकते हैं नवांशा के चार्ट से। तो इसलिए फर्स्ट हाउस किसी भी डिविजनल चार्ट का आप देखेंगे, आप दशांशा चार्ट भी उठा लें, सप्तांशा उठा लें, कोई भी आप चार्ट उठा लें, तो फर्स्ट हाउस उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज फर्स्ट हाउस ऑफ एनी डिविजनल चार्ट इज शोइंग योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट डिविजन ऑफ योर लाइफ। तो इसलिए हम उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड देर इज एन अदर वे टू फाइंड आउट कि जैसे अगर आपको ये जानना है कि आपकी जैसे शादी कब होगी, या मतलब
क्या ऐसी चीज है जो ट्रिगर उसको कर सकती है, या क्या शादी के बाद इमीडिएटली ट्रिगर होगा। तो आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी साइन आपका राइज हो रहा है नवांशा के लग्न में, तो आप देखिए कि वो साइन ओरिजिनली आपका राशि चार्ट में कहाँ पे प्लेस्ड है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है, आपके D1 चार्ट में यूर स्कॉर्पियो असेंडेंट, एंड आपका जो नवांशा चार्ट का लग्न है वो लियो असेंडेंट है फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट लियो फॉल्स इन द 10th हाउस। तो इसका मतलब मैरिज के बाद या मैरिज के अराउंड उनका 10th हाउस जो है वो इस इंडिविजुअल का काफी एक्टिव होने वाला है। तो हो सकता है उनकी प्रोफेशनल कोई चेंज आ सकता है उनकी लाइफ में, या हो सकता है उनकी कोई प्रमोशन हुई हो उसके अराउंड या उसके बाद मैरिज जो है वो एक्टिवेट हो गई है उनकी लाइफ में। सिमिलरली अगर आप देखते हैं कि आपका फॉर एग्जाम्पल आप सैजिटेरियस असेंडेंट है, एंड आप देखते हैं नवांशा में आपका जेमिनी असेंडेंट बन रहा है, तो हो सकता है आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा या कोई आपने पार्टनरशिप करी होगी किसी के साथ जिससे आपकी मैरिज ट्रिगर हुई है। बिकॉज आप देखिए कि जो जेमिनी का राशि है वो सैजिटेरियस में ओरिजिनली 7th हाउस में फॉल करता है। तो इसका मतलब मैरिज के बाद एंड मैरिज के अराउंड जो 7th हाउस है वो एक्टिवेटेड हुआ होगा। दैट इज वाई द मैरिज हैज हैपेंड। तो ऐसे करके भी आप देख सकते हैं कि कौन सा हाउस जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपकी, एंड वो हाउस जो है वो आपकी मैरिड लाइफ में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। वो हाउस सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में भी एक मेजर थीम की तरह ऑपरेट करेगा, तो वो भी एक तरीका है उसको देखने का। सो शुरुआत करते हैं वीडियो की। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज असेंडेंट की। तो अगर आपका जो नवांशा का लग्न है वो एरीज है, नंबर 1 वहां पे लिखा है, तो उसका क्या मतलब है। तो एरीज जैसे हम जानते हैं सबसे पहली राशि होती है, एंड मंगल जो ग्रह है वो रूल करते हैं एरीज को। तो सबसे पहले तो इसमें ये दिखाता है कि आपका जो एटीट्यूड मैरिज की तरफ है, तो थोड़ा सा सेल्फिश हो सकता है, थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड ऐसे लोग हो सकते हैं कि मैरिड लाइफ में भी हो सकता है सिर्फ अपने बारे में सोचें। अब ये तब होगा अगर जो मार्स प्लैनेट है वो डिबिलिटेटेड है या एफ्लिक्शन में है वो प्लैनेट, या मेलिफिक प्लैनेट्स के साथ जैसे प्लेस्ड है। तो आपको ये टेंडेंसी जो मार्स का नेगेटिव साइड है वो देखने को मिल सकता है। या हो सकता है इंटरनली ऐसे लोग काफी मतलब एंग्री टाइप के भी हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, या कंट्रोलिंग हो सकते हैं। उस टाइप की नेचर आपको दिखेगी अगर मार्स जो है उसकी डिग्निटी अच्छी नहीं है तो। या अगर आप देख रहे हैं कि लग्न में नवांशा के काफी मेलेफिक प्लैनेट्स आ गए तो भी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। ऑन द पॉजिटिव साइड आप देखेंगे कि अगर मार्स वेल प्लेस्ड है आपके D9 चार्ट में, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे, बहुत मतलब रिस्क टेकर्स होंगे मैरिज में, एंड स्टैंड लेंगे, असर्टिव होंगे, अपनी नीड्स जो है वो बहुत इजीली स्टेट करेंगे। कि अगर सपोज इनको कोई चीज ठीक नहीं लगी, इनके पार्टनर ने करी, तो बहुत जल्दी ये लोग उस चीज को वॉइस आउट करेंगे, अपने तक नहीं रखेंगे उन चीजों को। तो उन चीजों के लिए काफी अच्छा माना जाता है। एट द सेम टाइम इट शोज कि मैरिज के बाद इनका काफी फोकस इनकी हेल्थ और फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी होने वाला है। तो हो सकता है आपने मैरिड मतलब जब भी आपकी शादी हुई होगी या होने वाली होगी उसके अराउंड आपने, हो सकता है कुछ वेट लॉस हुआ हो या वेट गेन भी हो सकता है, तो कुछ आपको हेल्थ में फिजिकल अपीयरेंस में कुछ आपको चेंज फील होगा। एंड दैट इज हाउ द मैरिज इज गेटिंग ट्रिगर्ड, या उसके अराउंड ही मैरिज आपकी होगी। एंड हम ये भी देखते हैं कि जो मंगल की ये जो राशि है उसमें सन जो है वो एग्जॉल्टेड होते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को काफी थोड़ा सा मतलब प्राइड ईगो या वो टाइप का टेंडेंसी भी हो सकती है। एंड अगेन लाइक थोड़ी कंट्रोलिंग टाइप की नेचर भी इसमें आ सकती है। एंड ये जो साइन है आप देखेंगे मूवेबल साइन है, चर राशि है, एंड काफी एडवेंचरस टाइप की राशि है, तो इसमें बहुत एक एक्साइटमेंट एक थ्रिल है। तो ऐसे लोगों के लिए मैरिज जो है इनके लिए बहुत एक ना गेम की तरह वो मैरिज को देखते हैं, इसमें थ्रिल है, एडवेंचर है, एक्साइटमेंट है इनको। तो अगर ये मास जो है अच्छे वे से ऑपरेट करे तो उनको ऐसी फीलिंग आएगी मैरिज को सोच के, या उसके बारे में इमेजिन जब ये लोग ऐसे करते होंगे। एट द सेम टाइम इनको बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा अगर इनकी लाइफ मैरिज के बाद काफी एक स्टैग्नेशन अगर इनको फील हो रही है कि कुछ नया नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही। तो इनको ऐसे लग सकता है कि बहुत लाइफ मुंडेन हो गई है। तो इनको हमेशा एक अंदर से एक बहुत थ्रिल सीकिंग नेचर है, कुछ नया करने की, कुछ नया ट्राई करने की, लाइफ में गोल सेट करने की। एंड ऐसे लोग बहुत डिटर्मिन्ड होते हैं, बहुत ज्यादा फेथफुल होते हैं, अपनी मैरिज को लेके कमिटेड होते हैं बहुत ज्यादा। तो वो एनर्जी जो है एक जो मार्स की एरीज की राशि में आप देखेंगे बहुत एक गोल ओरिएंटेड एनर्जी है। तो दे आर वेरी क्लियर कि या ऐसे लोग बहुत ज्यादा अगर जैसे एक बार इन्होंने कहीं पे कमिट कर दिया तो ये लोग फिर ऐसे किसी की भी नहीं सुनेंगे। तो उस टाइप के लोग होते हैं कि बहुत
एक हाई सेंस ऑफ ये लोग वैल्यू दे रहे हैं मैरिज को। एंड आप ये भी देखेंगे कि इसमें जो लिब्रा का राशि है वो आपके 7th हाउस में फॉल करेगा। तो जो वीनस और मार्स का ये जो एक्सेस 1-7 में आता है, तो इट ऑल्सो शोज कि ऐसे लोग बहुत पैशनेट होते हैं अपनी मैरिड अपने पार्टनर की तरफ। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे मैरिड लाइफ में। एंड आफ्टर मैरिज हो सकता है उनको उस चीज का बहुत ज्यादा अंदर से वैल्यू करते होंगे उस चीज को, या उसके बारे में बहुत सोचते होंगे। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आप देख सकते हैं अगर आपका एरीज का राशि 1st हाउस में फॉल करता है। बट आपको इसमें मार्स की प्लेसमेंट और डिग्निटी भी अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज उसके बेसिस पे रिजल्ट्स जो हैं वो यहाँ पे ऑल्टर हो सकते हैं। विच इज टॉरस साइन। तो अगर आपका आप देखते हैं कि 2 नंबर लिखा हुआ है आपके D9 लग्न चार्ट के असेंडेंट में, तो इसका मतलब आप टॉरस असेंडेंट है इन योर D9। एंड टॉरस जैसे हम जानते हैं वो ओरिजिनल 2nd हाउस होता है, आपकी फैमिली को दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है, आपकी स्पीच को दिखाता है, आपकी वैल्यूज को दिखाता है। तो ऐसे लोग आप अक्सर देखेंगे कि मैरिज को लेके जो इनका एक एटीट्यूड होता है काफी ट्रेडिशनल टाइप का हो सकता है। एंड मैरिज को ये लोग बहुत एक सेक्रेड यूनियन की तरह मानते होंगे। जो इनकी वैल्यूज हैं या जो इनका कल्चर ट्रेडिशन है, वो टाइप की चीजें जो है मैरिड लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। एंड हो सकता है ऐसे लोगों को बहुत एक ऐसा इंसान चाहिए होगा जो उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करे, जो उनके कल्चर ट्रेडिशंस को अंडरस्टैंड करे, जिनकी फैमिली उनके जैसी ही हो। तो वो एक डिजायर हो सकती है आपकी मैरिड मतलब अपने पार्टनर की तरफ कि किस टाइप का पार्टनर ये लोग देखेंगे। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जो इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिक्योरिटी विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो ये पूरी पूरी अपनी कोशिश करते हैं कि अपनी फैमिली के लिए ज्यादा से ज्यादा वेल्थ अक्यूमुलेट करें, ज्यादा से ज्यादा कंफर्ट प्रोटेक्शन दे फैमिली को। तो वो टाइप की चीजें जो है वो फोर फ्रंट पे आने लग जाती हैं। एट द सेम टाइम टॉरस भी जो है वो बहुत प्रैक्टिकल किस्म की राशि है, स्टबर्न भी है नेचर में। तो इंटरनली ऐसे लोग बहुत जिद्दी हो सकते हैं। आपको हो सकता है सरफेस पे ऐसा ना लगे, बट इंटरनली दे आर वेरी कमिटेड, वेरी ड्रिवन एंड वेरी प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग टुवर्ड्स देयर फैमिली एंड द पीपल दैट दे लव। तो वो चीज आपको टॉरस में बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगी। एंड ऐसे ऐसे लोग इंटरनली बहुत रिजिलियंट भी होते हैं। जैसे इनकी लाइफ में कोई भी बड़ी से बड़ी चीज आ जाए बट ये गिव अप नहीं करते। तो दे आर वेरी कमिटेड, जो भी चीज इन्होंने डिसाइड करी है वो करके ही रहते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप टॉरस में ये भी देखेंगे कि जो फूड है वो भी आप 2nd हाउस से देखते हैं, टॉरस के साइन से देखते हैं। तो ऐसे लोग शेफ्स हो सकते हैं बहुत अच्छे, या कोई आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट इनके अंदर नेचुरली हो सकता है विच दे आर बॉर्न विद। बिकॉज जो D9 का जैसे मैंने बताया जो लग्न है वो आपकी इंटरनल कोर एबिलिटीज एंड कोर नेचर को दिखा रहा है कि आप अंदर से कैसे हैं। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे टॉरस जो राशि है उसमें आप जो उसका साइन भी आप देखेंगे वो बुल है। एंड बुल जो है वो काफी चार्ज्ड रहता है, एंड उसमें एक एग्रेशन भी होता है, गुस्सा भी होता है। तो ऐसे लोग अगर आप देखेंगे कि इन द स्पेशली इन द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ आपको ये अपने अंदर भी चेंज दिखेगा कि आपकी फैमिली को, आपके लव्ड वंस को कोई भी अगर डिसरिस्पेक्ट करता है या कोई भी उनको हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोग बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते। वो बहुत ज्यादा बिल्कुल ढाल की तरह बने रहते हैं अपनी फैमिली के लिए। एंड वही चीज उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ। एट द सेम टाइम आप ये भी देखते हैं ऐसे लोगों का एटीट्यूड जनरली, अगर वीनस एफ्लिक्शन में ना हो, वीनस मेलेफिक्स के साथ नहीं है D9 में, तो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड आपको मिलेगा मैरिज को लेके। एंड इन लोगों को कमिटमेंट एंड एक कंपेनियनशिप, एक यूनियनशिप की डिजायर बहुत स्ट्रांग होगी। तो ऐसे लोगों का बहुत एक एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होता, एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड होता है मैरिज को लेके। बट अगर वीनस एफ्लिक्शन में है या वीनस जैसे केतु के साथ है या मार्स सैटर्न के साथ है, तो चीजें ऑल्टर यहाँ पे हो सकती हैं। या अगर 1st हाउस में टॉरस की राशि में ही आप देखेंगे कोई मेलिफिक प्लैनेट्स बहुत सारे आ गए हैं, तो भी चीजें ऑल्टर हो जाएंगी। बट इनहेरेंट जो राशि का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो ट्रेट होता है, वो ऐसा नहीं होता, वो बहुत पॉजिटिव है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है जेमिनाई राशि। तो अगर आप देखते हैं कि जो मिथुन राशि आपके D9 लग्न के 1st हाउस में है, तो उसका क्या कॉनिटेशन होता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जो मैरिज है वो इनके लिए एक एडवेंचर और एक गेम की तरह ये लोग देखते हैं। बिकॉज जेमिनी की राशि ही जो है वो आपकी हॉबीज को दिखाता है, आपके इंटरेस्ट को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है। तो ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा एक इनकी इनर क्रेविंग डिजायर होती है, एक बहुत फ्रेंडली टाइप का रिलेशन अपने स्पाउस के साथ एस्टैब्लिश करने की।
एक बहुत कैजुअल इजी गोइंग टाइप की नेचर ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और खुद भी इनकी नेचर वैसी ही होती है इंटरनली दे आर वेरी मच यंग एट हार्ट। यूथफुल अपीयरेंस दे सकता है आपको। एंड हो सकता है लाइफ लॉन्ग ऐसे लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इनको लर्निंग का, कोई चीज के बारे में एक्सपेरिमेंट करने का, ट्राई करने का, डिफरेंट चीजें, वो बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं ऐसे लोग अंदर से। हो सकता है आपका जैसे असेंडेंट कैप्रिकॉर्न हो या सैजिटेरियस हो, इन द D1 चार्ट। एंड तो वो हो सकता है बहुत एक ऑपोजिट इंप्रेशन देता है किसी को आपके बारे में। बट इंटरनली अगर आपका जेमिना असेंडेंट है, D9 में शोज के अंदर से, तो आप यू आर अ किड एट हार्ट। मतलब आपको तो हंसना, लोगों को हंसाना, इतने आप जोवियल हो, प्रैंक्स खेलना लोगों के ऊपर, तो ये टाइप की चीजें आपको बहुत पसंद है। एंड यही आपको इंटरनली डिफाइन भी करता है। एट द सेम टाइम ऐसे लोगों का आप देखेंगे ट्रैवलिंग की तरफ इंटरेस्ट, जो शौक है वो काफी बढ़ने वाला है आफ्टर मैरिज। एंड आप ये भी देखेंगे इसके साथ कि ये अपने पार्टनर के साथ एक बहुत फन लविंग टाइप का रिलेशनशिप चाहते हैं। तो इनका एटीट्यूड ही, मतलब या जो इनका बिहेवियर होता है मैरिज की तरफ, वो इसलिए इतना एक सीरियस टाइप का रिलेशनशिप हो नहीं पाता, बिकॉज इनसे सीरियस ये अंदर से होते नहीं है बिल्कुल भी चीजों को लेके। तो दे वांट कि हमेशा कुछ हंसी मजाक होता रहे। बट कम्युनिकेशन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा मैरिज में। आप देखेंगे कि अगर मर्क्यूरी यहाँ पे फ्लिक्शन में है, मर्क्यूरी अगर दुष्टाना हाउसेस में है, 6 से 12 में है, तो कम्युनिकेशन के ऊपर मैरिज जो है वो काफी डिपेंडेंट हो सकती है। कम्युनिकेशन के ऊपर मैरिड लाइफ थोड़ी स्पॉइल भी हो सकती है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकते हैं अगर मर्क्यूरी की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो इसलिए इनको थोड़ा उस चीज का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि हो सकता है मैरिज के बाद ये लोगों की लाइफ में एक ड्युअलिटी आ सकती है। बिकॉज आप देखिए ये ट्विंस की राशि होती है, इसमें एक ड्युअलिटी नेचुरली प्रेजेंट है। तो हो सकता है कि इन्होंने जैसे मैरिज के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करा, या कोई जैसे 2 जॉब्स ये लोग कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें आप देखेंगे इनकी लाइफ में एक ड्युअलिटी प्रेजेंट है। हो सकता है उनके करियर में हो सकती है, उनके पैसे के सोर्स में हो सकती है, मनी जहाँ से आ रहा है उनका, हो सकता है 2-3 सोर्सेज हो मनी के। तो इस टाइप का कुछ आपको थीम यहाँ पे देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि इनकी जो मतलब बेसिक जो एक एटीट्यूड होता है जो मैरिज को लेके, तो अगेन इट इज कई बार थोड़ा सा नॉन सीरियस हो सकते हैं। मतलब कई बार हो सकता है कि एक मैरिज को खेल की तरह देख रहे हैं, मतलब इतना सीरियस नहीं हो रहे मैरिज को लेके। या बहुत इन्होंने जैसे टाइम लगा दिया सही इंसान को खोजने में, बिकॉज इन लोगों को अंदर से वो चीज इतनी ज्यादा जैसे एक उनको वैल्यू या एक उसका ना इतना वो कई बार असेसमेंट नहीं हो पाता कि मे बी कितना टाइम लगेगा मैरिज में। तो ये लोग बहुत कई बार कैजुअली उस चीज को देखने लग जाते हैं, तो वो एक इसका डाउन साइड है। एंड हो सकता है अगर जैसे जो इनके पार्टनर इनको मिलते हैं, बिकॉज सैजिटेरियस आप देखेंगे 7th हाउस में है, तो पार्टनर हो सकता है कई बार थोड़े सीरियस हो, मेच्योर होंगे इनसे। बट ये हो सकता है थोड़ा सा इमेच्योर वे से बिहेव करें मैरिज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने में, ड्यूटीज को समझने में। तो उसमें थोड़ा सा कई बार एक बचपना आने लग जाता है। एंड अगर इनकी शादी नहीं भी हुई हुई तब भी आप देखेंगे इनके अंदर एक बचपना हो सकता है, एक इमेच्योरिटी, नाइवनेस हो सकती है रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में। तो कई बार इनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है मेच्योर होने में। एंड दिस इज ट्रू इरिस्पेक्टिव ऑफ मैरिज। मतलब आप देखेंगे जैसे हो सकता है 30-32 के भी हो जाएंगे, बट फिर भी वो एक इनको सीरियसनेस नहीं आ रही लाइफ में। इनको पता ही नहीं हो सकता इनको करना क्या है। तो इस टाइप का आपको थीम कई बार देखने को मिल सकता है विद जेमिनाई ascendant। तो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कैंसर साइन। तो अगर आपकी कर्क राशि उदय हो रही है आपके D9 के लग्न में, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग अंदर से बहुत इमोशनल हो सकते हैं मैरिज को लेके, अपने पार्टनर को लेके। एंड अंदर से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एक केयरिंग, नर्चरिंग, इमोशनली अवेलेबल टाइप का रिलेशनशिप ये लोग क्रेव करते हैं, चाहते हैं अपनी लाइफ में। एंड बहुत प्रोटेक्टिव इमोशनल हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेके, अपने घर को लेके, मदर को लेके। तो वो सारी चीजें जो है इंटरनली इनको बहुत इफेक्ट और इन्फ्लुएंस करेगी। बिकॉज हो सकता है आपका लग्न कोई भी हो सकता है D1 के चार्ट में, बट अगर आपका D9 का लग्न कैंसर है, इसका मतलब अंदर से आप बहुत सॉफ्ट और बहुत इमोशनल हैं, बहुत भावुक हैं चीजों को लेके। एंड ऐसे रिजल्ट सेम एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं अगर मून भी आपका सपोज असेंडेंट में आ गया D9 के लग्न में, तो भी सिमिलर रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे कि कई बार मैरिज के अराउंड ही हो सकता है इन्होंने अपना होम चेंज करा होगा, कोई व्हीकल में भी परचेज करी होगी, हो सकता है कंट्री चेंज करनी होगी। तो कोई चेंज, मेजर चेंज इनके मैरिज के अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
या उस चेंज की वजह से ही इनकी मैरिज ट्रिगर हो रही है, या मैरिज के बाद वो चेंज इमीडिएटली इनकी लाइफ में आप ऑब्जर्व करेंगे कि होगा। एंड ऐसे लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इनके सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में हो जाती है पीस और शांति। मतलब ये बहुत नॉन वायलेंट टाइप के लोग आपको दिखेंगे अगर मून इफ्लिक्शन में नहीं है तो अगर मून की यहाँ पे डिग्निटी भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर मून जो है वो मेलिफिक्स के साथ है तो फिर चीजें डिफर होंगी, आप हो सकता है इमोशनल नहीं होंगे। बट अगर मून आपका वेल प्लेस्ड है, अनइफ्लिक्टेड है, तो ये सारी चीजें जो मैं कैंसर साइन की आप बोल रही हूँ तो आप रिलेट करेंगे कि ये चीजें बहुत ट्रू होल्ड करेंगी आपके लिए। एट द सेम टाइम हो सकता है इनके मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनके स्पाउस के साथ इन चीजों को लेके भी हो सकती है कि ये लोग बहुत ज्यादा इमोशनली सोचने लग जाते हैं चीजों को लेके, एंड स्पाउस हो सकता है इतने इमोशनल नहीं होंगे, वो ज्यादा प्रैक्टिकल है। बिकॉज आप देखिए कैप्रिकॉन की राशि है आपके 7th हाउस में, तो उसकी वजह से कई बार थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग पार्टनर के साथ हो सकती है। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि ये लोग इंटरनली इनको भाई बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, एक हार्मोनियस रिलेशनशिप ये लोग पाए अपने पार्टनर के साथ। तो उस वजह से कैंसर का जो राशि है वो आप देखिए सपोर्ट करता है मैरिज को, मतलब वो बिल्कुल भी इनका एटीट्यूड ऐसे नेगेटिव नहीं होता। अनलेस एंड अनटिल कोई सैटर्न राहु केतु टाइप के प्लैनेट्स आपके असेंडेंट में बैठे हैं तो एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। बट जनरली जो कैंसर का साइन है वो आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। अंदर से ऐसे लोग बहुत प्योर होते हैं, मतलब इंटरनली इनकी नेचर जो है वो बहुत गिविंग टाइप की होगी, बहुत केयरिंग नर्चरिंग होंगी अपने सब लोगों की तरफ, जनरली भी मतलब अपने पार्टनर की तरफ भी एंड बाकी लोगों की तरफ भी। उस टाइप की नेचर आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो फिजिकल अपीयरेंस है, मतलब बॉडी भी इनकी काफी फ्लक्चुएट हो सकती है आफ्टर मैरिड लाइफ, स्पेशली इनकी वेट चेंजेस हो सकते हैं, बहुत हो सकता है वो बहुत जल्दी वेट गेन कर लिया, बहुत जल्दी वेट लूज कर लिया। तो इस टाइप का भी आपको थीम देखने को मिलेगा इन सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ। एंड इन सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हमेशा इनके दिमाग पे काइंड ऑफ चलेंगी या इंपॉर्टेंट थीम बन जाएंगी, तो वो होम प्रॉपर्टी रिलेटेड, व्हीकल रिलेटेड चीजें होंगी, मदर रिलेटेड चीजें हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं इनकी फोर्थ फ्रंट पे आ जाएंगी, या हो सकता है घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनके ऊपर काफी आ जाए, इनको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत लेनी पड़े, तो इसलिए ये पूरा टाइम उन चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, या उनका माइंड जो है हमेशा उन चीजों में ही लगा रहेगा। तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। अगले राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है लियो साइन। तो अगर आपका जो D9 का लग्न है उसमें लियो जो सिम लग्न है अगर आपका है, तो उसका क्या मतलब होता है। तो लियो आप जैसे हम जानते हैं वो सन की राशि है, एंड उसमें आप देखेंगे कि इनके लिए मैरिज एंड शादी करना मतलब कहीं ना कहीं इनके फेम स्टेटस प्रेस्टीज से जुड़ा हुआ होता है। तो इनकी एक बहुत अंदर से डिजायर होती है शादी करने की, ताकि मैं लोगों को दिखा पाऊँ कि मैंने शादी कर ली इस इंसान से। तो उस टाइप का आपको थीम यहाँ पे देखने को मिल सकता है विद सन कंट्रोलिंग द फर्स्ट हाउस। एट द सेम टाइम इसका दूसरा तरीका भी देखने का है कि हो सकता है शादी के बाद इनको फेम मिल गया हो अपने पार्टनर के थ्रू, या जिनसे इन्होंने शादी करेंगे या होगी, तो दे हैव हेल्प देम टू गेट फेम इन लाइफ, कि लोग इनको जानने लग गए, इनकी सोसाइटी में इज्जत जो है रेपुटेशन इंक्रीज हो गई पोस्ट मैरिज। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा इसके साथ। एट द सेम टाइम आप देखेंगे इंटरनली आपका जो बिहेवियर है, जो एक एटीट्यूड है मैरिज को लेके, वो थोड़ा स्टबर्न हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है। बिकॉज आप देखिए सूर्य की राशि है, तो सूर्य तो एक बहुत हॉट हेडेड प्लैनेट है, एंड ऐसे लोग अंदर से भी बहुत जिद्दी होते हैं, दे आर वेरी स्टबर्न, मतलब इतनी जल्दी दूसरे की बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है। तो इस टाइप की नेचर यहाँ पे देखने को मिलती है। थोड़े बॉसी भी हो सकते हैं कि जो ये चाहते हैं जैसी चीज वैसी ही हो, तो थोड़ी रिजिडिटी दे देता है आपको रिलेशनशिप्स को हैंडल करने में। एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखेगा कि इनके लिए सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में, बिकॉज आप देखिए सन जो है वो प्लैनेट बहुत स्ट्रांगली फिफ्थ हाउस के साथ, बिकॉज लियो की राशि कनेक्टेड है, तो फिफ्थ हाउस जो है वो चिल्ड्रन को भी रिप्रेजेंट करता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। एंड सन जो प्लैनेट है वो आपकी सोल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें भी इनके लिए बहुत एक फोर फ्रंट पे आने वाली हैं आफ्टर इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ। तो जैसे चिल्ड्रन, दे वो डेफिनेटली वांट टू हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। तो ये बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं अंदर से कि इनका जो वंश है वो आगे बढ़े, एंड इनके बच्चे जो है इनके सामने वो देखें उनको बड़ा होते हुए। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि नॉलेज इंटेलेक्ट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी इनके लिए काफी मैटर करेंगी। तो दे विल ऑलवेज वांट टू मूव टुवर्ड्स लाइट एंड टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर पीपल। तो वो बहुत प्रोमिनेंटली आपको इसके साथ दिखेगा।
एंड इसमें आप ये भी देखेंगे कि इंटरनली इनकी जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोर होता है, मतलब एक ना रिजिलियंट बहुत होते हैं लाइफ को लेके, मतलब कुछ भी इनकी लाइफ में आ जाए ये लोग बहुत ढीठ भी होते हैं बिकॉज इसलिए, एंड दूसरे की बात सुनते भी नहीं है और इजीली ब्रेक डाउन भी नहीं होते हैं। तो दे आर नॉट वेरी मतलब फ्रिजाइल इन दैट सेंस, अंदर से ऐसे लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं बिकॉज एक फायर साइन है, ऊपर से सन का जो साइन है, इसलिए प्रोवाइडेड सन जो है वो वेल प्लेस्ड है आपके D9 चार्ट में। अगर आपका सन जो है वो एफ्लिक्शन में जा रहा है, राहु की तो एक्सिस में है, 6, 8, 12th हाउस में है, तो चीजें जो मैंने बोली हैं वो इतनी आपको नहीं देखने को मिलेंगी। बट अगर सन आपका वेल प्लेस्ड एग्जॉल्टेड सन है, 10th हाउस में सपोज प्लेस्ड है आपका सन, तो आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जो मैं बोल रही हूँ तो काफी ट्रू होल्ड करेंगी। तो थोड़ा सा इनको जो है प्रॉब्लम आ सकती है ईगो रिलेटेड क्लैशेस में, मतलब कि दूसरे को के ऊपर थोड़ा बॉसीनेस दिखाने में, मतलब या दूसरे की बात शायद कभी ना सुने, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स इनको थोड़ी आ सकती हैं। तो थोड़ा इनको अपना जो ईगो है या थोड़ा इनको एक लिसनिंग एबिलिटी दूसरे की तरफ भी, दूसरे के बारे में भी सोचने का, वो थोड़ा इनको इंक्रीज करना चाहिए, जो कई बार थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं करना। एंड काफी आपको जो लियो असेंडेंट लोग होते हैं D9 चार्ट में, उनके साथ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इनका जो हेयर लाइन है वो रिसीडिंग हो सकती है, एंड सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में उनके जो हेयर है वो कम हो सकते हैं ऑन द हेड। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखी है कई चार्ट्स में वर्क करते हुए। एट द सेम टाइम बिकॉज आप देखेंगे कि ये सन की राशि है, तो दे वांट टू बी ट्रीटेड लाइक किंग और क्वीन। रॉयल प्लैनेट है सन एंड किंग है एस्ट्रोलॉजी में, तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है कि लोग मेरी वाह वाह करें, लोग मेरे को अप्रिशिएट करें, एंड पार्टनर को भी मेरे को दे शुड ट्रीट मी लाइक अ किंग। तो वो टाइप की बहुत अंदर से इच्छा होती है इनकी। जब लोग इनके लिए ये सारी चीजें करते हैं, ये बहुत ज्यादा फ्लैम्बॉयंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेजेस सुनना, ये सब चीजें ना बहुत इनको अच्छा लगता है करना। तो वो भी एक ऑब्जर्वेशन है, एंड नेचर भी आपकी अंदर से वैसी होगी या बन जाएगी विद टाइम, तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। सो अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है वर्गो राशि। तो अगर आपकी कन्या राशि है आपके D9 के लग्न में, तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन होता है? तो आप देखेंगे कन्या जो है ओरिजिनली 6th हाउस को रूल करते हैं, एंड जो वर्जिन की राशि कहलाई जाती है, बहुत प्योरिटी है उसमें, एंड एक सेवा भावना बहुत स्ट्रांग है। तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग इंटरनली बहुत ज्यादा सेल्फ सैक्रिफाइसिंग नेचर होती है, फैमिली के लिए, पार्टनर के लिए, सब लोगों के लिए हेल्प करने की, सब मतलब वो एक बहुत इनका स्ट्रॉन्ग अंदर से डिजायर होगी, नेचर भी अंदर से वैसी ही होगी अगर आपका वर्गो असेंडेंट है D9 के लग्न में। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि विद मैरिज या आफ्टर मैरिज, मतलब या मैरिज के अराउंड, इनकी लाइफ में भी हो सकते हैं काफी ऑब्स्टिकल्स एंड प्रॉब्लम्स या कोई टाइप के हर्डल्स इंक्रीज हो गए होंगे, जैसे इनको शायद ऐसा लगेगा कि मे बी इनकी लाइफ काफी कॉम्प्लिकेट हो गई है, मतलब अचानक से बहुत प्रॉब्लम्स आ गई हैं आसपास, तो या प्रॉब्लम्स के चलते चलते इनको शादी करनी पड़ रही है, तो उस टाइप की चीज कुछ पैटर्न देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एट द सेम टाइम सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में हेल्थ एंड डिजीजेस या जो एक अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखना, उसका चीज बहुत ज्यादा फोर फ्रंट पे इनके लिए आने वाला है, या बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो सकते हैं शादी के बाद कि क्या कितना खाना है, क्या खाना है, हो सकता है बहुत सारे सप्लीमेंट्स लेने लग जाएं, कुछ आयुर्वेदिक चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, एक्सरसाइज ज्यादा करने लग जाएं, तो वो सारी चीजें आपको देखेंगे कि काफी प्रोमिनेंट एक थीम बन के आ रही हैं आपकी सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज आप देखिए कि दुष्टाना हाउस है, 6th हाउस की एनर्जी है, वो आपके लग्न में जा रही D9 के, तो थोड़ा सा, एंड वो मैरिज का चार्ट है, तो थोड़ा सा दे हैव टू बी केयरफुल कि कितना कॉन्फ्लिक्ट्स होने की जो संभावना है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है मैरिज के अराउंड विद द पार्टनर। तो थोड़ा इनको ध्यान रखना चाहिए कि कैसे ये लोग अपनी बात को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड मेक श्योर कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना क्रिएट हो बिटवीन द पार्टनर एंड देम, बिकॉज मर्क्यूरी की राशि है, तो मर्क्यूरी इज अगेन कम्युनिकेशन, योर एक्सप्रेशन। तो हो सकता है ऐसे लोग कई बार आप कहना कुछ चाहते होंगे बट लोग कुछ और समझ लेंगे, तो वो उसकी थोड़ी संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। एंड मर्क्यूरी की प्लेसमेंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मर्क्यूरी फ्लिक्शन में तो नहीं है, तो वो सारी चीजें भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती हैं। अगर मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड है, बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब वो अच्छे से काम कर रहा है। एंड तो आप देखेंगे वर्गो की जो राशि है उसमें बहुत पॉजिटिव ट्रेड्स भी हैं। एंड अगर मर्क्यूरी वेल प्लेस्ड है, अगर फर्स्ट हाउस में सपोज कोई अच्छा प्लैनेट प्लेस्ड है, फर्स्ट हाउस अफ्लिक्शन में नहीं है,
तो आप देखेंगे वो बहुत पॉजिटिव वे से भी काम कर सकता है, एंड ऐसे लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्ट लॉयल आपको दिखेंगे अपने मैरिज को लेके, पार्टनर को लेके। एंड बहुत एक सेंस ऑफ प्योरिटी इनके अंदर आपको दिखेगी। तो छल कपट या इस टाइप की चीजें नेचुरली इनके अंदर नहीं होती हैं, बिकॉज एक बहुत प्योर राशि है। बट यस, अगर एफ्लिक्शन में फर्स्ट हाउस है, मर्क्यूरी एफ्लिक्शन में है, तो वो चीजें जो मैंने बोली हैं वो ट्रू नहीं होल्ड होंगी। तो थोड़ा सा उसको भी देखना आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड हो सकता है मैरिज के बाद इनका बहुत इंटरेस्ट बन सकता है टुवर्ड्स कीपिंग अ पेट, जैसे कोई छोटा जानवर, कोई पक्षी, प्राणी, मतलब उस टाइप का इनका इंटरेस्ट हो सकता है हमेशा से, कि मैरिज के बाद मेरे को लेना था, या आई वांट अ डॉग, आई वांट अ कैट, मतलब उस टाइप का चीज भी हो सकता है, क्योंकि वो भी सिक्स हाउस से ही कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है। या मैरिज के अराउंड जो है, मतलब कोई इनको जैसे हो सकता है कोई डिजीज फेस करनी पड़ी, या कोई इनको कोई डिजीज हो गई, जैसे फॉर फॉर एग्जाम्पल चिकन पॉक्स, एंड उसके अराउंड ही हो सकता है मैरिज इनकी हुई हो, मतलब अराउंड दैट टाइम। तो उस टाइप का भी कुछ यहाँ पे आपको थीम देखने को मिल सकता है। तो अलग अलग कॉन्निटेशंस बन सकते हैं, बट इट डेफिनेटली शोज कि ऐसे लोग बहुत, इनको हार्डवर्क करनी पड़ती है मैरिज में। बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में। इनको पता है कि मैरिज इस मतलब रियल, मतलब इसमें ना कोई, जैसे इट्स नॉट अ बेड फुल ऑफ रोजेस। इनको पता है इनको मेहनत करनी पड़ेगी, लाइफ थोड़ी मोनोटोनस हो जाएगी, एक रूटीन से रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीजों के बारे में इनको बहुत अवेयरनेस होती है, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं उस वजह से। एंड विथ टाइम और प्रैक्टिकल बनते भी जाते हैं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, ये पूरी अपनी मैरिज ही बहुत एक प्रैक्टिकल तरीके से चलाएंगे ऐसे लोग। तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं, विच इज लिब्रा साइन, जो तुला राशि है। तो अगर आपका D9 के लग्न में तुला राशि उदय हो रही है, जैसे अगर 7 नंबर साइन है वहां पे, तो उसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो बहुत एक पॉजिटिव राशि है अगर आपकी लिब्रा असेंडेंट आ रहा है इन द नवांशा चार्ट, बिकॉज लिब्रा तो नेचुरली आप देखेंगे शुक्र की राशि है। एंड इसमें सैटर्न जो है विग्जॉल्टेड होते हैं, सन डिबिलिटेटेड होते हैं। तो ऐसे लोग अंदर से, इनकी बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी हमेशा एक पार्टनरशिप, कंपेनियनशिप, यूनियनशिप की। एंड फिजिकल अट्रैक्शन जो है टुवर्ड्स द पार्टनर बहुत इनके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो भी दिखाता है। प्रोवाइडेड वीनस जो है वो एफ्लिक्शन में ना हो, वीनस अगर वेल प्लेस्ड है चार्ट में, तो वो सारी चीजें अंदर से इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर होगा, एक हार्मनी, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप पाने पाने का विद देयर स्पाउस। एंड एटीट्यूड इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स मैरिज इन जनरल। एंड ऐसे लोग वाकई में एक बहुत अच्छा एक लविंग रिलेशनशिप चाहते हैं। एंड ये भी आपको देखेगा, सेवेंथ हाउस जो ओरिजिनली है वो पार्टनरशिप्स का होता है, बिजनेस का होता है। तो हो सकता है मैरिज के बाद इनका कोई बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, कर सकते हैं, या मैरिज के पहले ही तुरंत इन्होंने स्टार्ट करा हो एंड उसके बाद इनकी मैरिज हुई हो, तो ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि जैसे ही इनकी मैरिज होगी, या इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे लोग बहुत सोशल भी हो जाएंगे। दे वुड वांट टू डू थिंग्स फॉर अदर पीपल, या इनका जो कॉन्टैक्ट रिलेशन है दूसरे लोगों के साथ, वो कहीं ना कहीं बहुत एक्सपैंड होने वाला है। एंड एट द सेम टाइम इनके लाइफ में जो वेल्थ है, प्रॉस्पेरिटी, लग्जरी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंक्रीज हो सकती है आफ्टर मैरिज, स्पेशली अगर वीनस जो है उसकी पोजीशन प्लेसमेंट अच्छी है तो। एंड एट द सेम टाइम हम ये देखते हैं कि मार्स की राशि जो है वो आपके सेवेंथ हाउस में आ रही है। तो मार्स इज अ वेरी कट थ्रोट एंड बहुत एक स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का प्लैनेट है। तो इनको पार्टनर कई बार वैसे ही मिलते हैं जो बहुत ज्यादा ब्लंट होते हैं, कई बार थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं। तो इनका हमेशा एक ड्यूटी ऑब्लिगेशन बन जाता है मैरिज में वैसे टाइप के इंसान को हैंडल करना, बिकॉज ये लोगों का नेचर जो है इंटरनली, ऐसे लोग आप देखेंगे बहुत डिप्लोमेटिक होंगे। एंड इनको लड़ाई झगड़ा करना बिल्कुल अंदर से पसंद नहीं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं आपकी भी ट्रू पर्सनैलिटी, कोर पर्सनैलिटी आपकी दिखा रहा है वो, अगर आपका लिब्रा का जो राशि है वो आपके फर्स्ट हाउस में है। तो अंदर से आपकी जो इच्छा है, आपकी जो एक ट्रू नेचर है, वो है टू क्रिएट बैलेंस एंड हार्मनी एंड पीस बिटवीन पीपल। तो इसके ऐसे लोग बहुत अच्छे मीडिएटर्स भी हो सकते हैं, बहुत अच्छे नेगोशिएटर्स हो सकते हैं। बट इनको हमेशा मेल ऐसे लोग जाते हैं, मतलब एज ए स्पाउस जो हो सकता है इनसे नेचर में बिल्कुल ऑपोजिट हो। बट इट शोज कि मैरिज में पार्टनर के साथ एक फिजिकल अट्रैक्शन, एक जो केमिस्ट्री, इनकी कंपैटिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, अगर लिब्रा एंड एरीज का ऐसे कॉम्बिनेशन आपका बन रहा है तो। एट द सेम टाइम हम ये भी देखते हैं कि जो लिब्रा की राशि है, जैसे मैंने बोला वहां पे सैटर्न एग्जॉल्टेड होती है। तो इनका जो तो अगेन आप अगर सैटर्न की प्लेसमेंट देखेंगे, सैटर्न इज वेल प्लेस्ड इन द D9 चार्ट, तो इनका जो स्टेटस है, रेपुटेशन है सोसाइटी में, मैरिज के बाद वो भी काफी राइज करता है।
एंड आप देखेंगे जो लिब्रा ओरिजिनली जो ये राशि है वो वेल्थ की राशि है, वो धन की राशि है एंड लक्ष्मी की राशि है। तो इसलिए वो सारी चीजें इनको अटेन होती है विद मैरिज। इनका जो एक वेल्थ का अक्यूमुलेशन है, या जो चीजें इनको लाइफ में जैसे पानी थी, वो सारी चीजें बहुत जल्दी एक्टिवेट होती हैं पोस्ट मैरिज। बट एट द सेम टाइम आई वुड रियली रिक्वेस्ट कि आप देखेंगे कि फर्स्ट हाउस की पोजीशन कैसी है। मतलब फर्स्ट हाउस में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट्स हैं तो चीजें ऑल्टर होंगी। वीनस की प्लेसमेंट पोजीशन अच्छी होना चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है स्कॉर्पियो राशि। तो अगर वृश्चिक राशि आपका D9 के लग्न में है तो उसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो ऐसे दिखाता इससे ये शो होता है कि ऐसे लोग इंटरनली, आपका हो सकता है कोई भी लग्न हो D1 चार्ट में, बट बिकॉज D9 में आपका फर्स्ट हाउस में स्कॉर्पियो है, इसका मतलब इंटरनली आप बहुत ज्यादा सीक्रेटिव हैं, बहुत प्राइवेट हैं अपनी लाइफ को लेके। आप रिवील नहीं करना चाहते लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लाइफ। एंड मैरिज में भी आपको एक सेम थीम देखने को मिलेगा कि मैरिज के अंदर भी बहुत सीक्रेट्स हो सकते हैं, चीजें छुपी हुई होंगी। एंड हो सकता है आपके पेरेंट्स को भी, बहुत से लोगों को ना पता हो कि आपकी मैरिड लाइफ में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। एंड इसमें आपको स्कॉर्पियो को असेस जज करने के लिए आपको मार्स की प्लेसमेंट भी देखना जरूरी है, यहाँ पे आपको केतु की प्लेसमेंट भी देखना जरूरी है ना। अगर आपको दिखता है कि मार्स की पोजीशन स्ट्रांग है चार्ट में, या मार्स का कनेक्शन ज्यादा प्लैनेट्स के साथ बन रहा है, तो आप मार्स को पकड़िए। अगर आपको लगता है केतु की पोजीशन प्लेसमेंट ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, केतु सपोज कोई एक्सॉल्टेड प्लैनेट के साथ सिट हो गया है, तो आप केतु को पकड़िए। तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा लॉर्ड जो है ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है आउट ऑफ द टू। बट डेफिनेटली जनरल रिजल्ट्स आपको यही देखने को मिलेंगे कि मैरिज जो है काफी चेंजेस ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएगी आपकी लाइफ में। एंड आपका जो लाइफ का देखने का नजरिया है वो भी कम्प्लीटली ऑल्टर होने वाला है विद मैरिज। हो सकता है कि मैरिज के बाद या उसके अराउंड आपके लाइफ में कुछ बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, या हो सकता है लाइफ जैसे बहुत एक सडनली बहुत एक मेजर टर्न आ गया लाइफ में, या कोई ऐसी चीज हो गई जिसने एकदम से आपका पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट कर दिया लाइफ की तरफ। तो ऐसा भी इवेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों के लिए जो सेक्सुअल पार्ट है मैरिज का, वो बहुत की थीम की तरह बन जाता है, या वो चीज या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है मैरिज में, या बिल्कुल ही नहीं होती। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करता हुआ दिख सकता है। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ऐसे लोग, अगर स्पेशली आपका केतु इसमें ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है, तो मैरिज के बाद ये लोग और ज्यादा आइसोलेटेड हो जाते हैं और अलूफ हो जाते हैं लोगों से। मतलब ये लोग बात नहीं करना चाहते लोगों से, मिलना नहीं, जुड़ना नहीं चाहते लोगों से। तो इस टाइप का इनका नेचर काफी स्ट्रांग हो जाता है आफ्टर मैरिज लाइफ। तो अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट के साथ देखते हैं कि केतु ज्यादा प्रोमिनेंट आपका हो रहा है, तो इसका मतलब आप ज्यादा डिटैच्ड एंड अलूफ होने वाले हैं, या मे बी स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं आफ्टर मैरिज। बट अगर मार्स सपोज ज्यादा प्रोमिनेंट है तो आपको मार्स वाले ट्रेट ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है रिवेंजफुल होना, जैसे जेलिसी, तो ये टाइप की चीजें भी मैरिज को प्रमोट करने में शायद, मतलब मैरिज को एक्टिवेट करने में शायद ये लोग की थीम्स की तरह ऑपरेट कर सकते हैं। कि हो सकता है आपको मतलब मैं ऐसे हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ कि किसी ने मैरिज जेलिसी के अंदर में आके करी, या किसी से बदला लेने के लिए करी, तो उस टाइप का भी कुछ आपको यहाँ पे थीम देखने को मिल सकता है कि वो उनका एक मोटिवेशन था शादी करने का किसी और से। एंड बिकॉज वो आपकी भी एटीट्यूड दिखा रहा है मैरिज को लेके, एंड आपका एक डिजायर भी दिखा रहा है कि क्या चीज थी जिसने मैरिज को एक्टिवेट या ट्रिगर करा। तो उस टाइप की भी चीज यहाँ पे देखने को मिल सकती है। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि बिकॉज स्कॉर्पियो एक बहुत ही कार्मिक राशि कहलाई जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली केतु को रूल करते हैं। तो मैरिज जो है स्पेसिफिकली काफी कार्मिक हो सकती है। एंड एट द सेम टाइम पास्ट की काफी चीजें, पास्ट लाइफ की काफी चीजें कनेक्टेड हो सकती हैं शादी के साथ। तो वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। बट एट द सेम टाइम आपको, अगर आप स्कॉर्पियो असेंडेंट है D9 में, आपको एट्थ हाउस भी स्टडी करना चाहिए कि एट्थ हाउस में कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, एट्थ हाउस की पोजीशन कैसी है, एट्थ लॉर्ड कहाँ पे प्लेस्ड है। तो वो आपको बेटर आइडिया देगा अबाउट द कार्मा ऑफ द मैरिज ऑल्सो, एंड क्या ऐसी पेंडिंग कर्मा की चीजें हैं जो आपको एग्जीक्यूट करनी है इस लाइफ में, जिसकी वजह से आपको वो पार्टनर मिले हैं एज योर स्पाउस। ओवरऑल आप देखेंगे कि काफी एक थोड़ी ट्रांसफॉर्मेटिव टाइप की जर्नी रहती है स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों की D9 के चार्ट में। एंड इनका जो लाइफ में भी मतलब बहुत सारे चेंजेस आते हैं मतलब विद मैरिज।
इन लोगों को भी बदलना पड़ता है मैरिज के लिए, मैरिज इनको बदल लेती है। सो उस टाइप का भी आपको यहाँ पे चीज देखने को मिलेगा। अब वो पॉजिटिव की तरफ होगा या वो न्यूट्रल होगा या वो नेगेटिव होगा, उसके लिए आपको मार्स केतु, वो जो मैंने आपको प्लैनेट्स बताए, उनका प्लेसमेंट पोजिशन स्टडी करना यहाँ पे बहुत क्रूशियल होगा। एंड बट डेफिनेटली यस, आपको अगर इस स्कॉर्पियो असेंडेंट को एक पॉजिटिव वे में चैनलाइज अगर आपको करना है, या अगर एक पॉजिटिव वे से वो ऑपरेट कर रहा है, तो वो आपको एक ऐसी मैरिज भी दे सकता है इंसान के साथ जो इतनी डेप्थ की होगी या इतनी ज्यादा रूटेड होगी कि आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो सकता है अपने पार्टनर के साथ। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। नाउ इट रियली डिपेंड्स ऑन द डिग्निटी ऑफ द प्लैनेट्स अगेन। एंड आपका जो डी वन का जो असेंडेंट है वो कितना मतलब स्ट्रांग है, इन द सेंस कि उसमें कोई कौन से प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, क्या वो एफ्लिक्शन में है। बट तो स्कॉर्पियो इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव ऑल्सो, वो एक ऐसी मैरिज भी दे सकता है कि हो सकता है वो इंसान का बॉन्ड इतना स्ट्रांग था, इतने वो लॉयल फेथफुल कमिटेड थे अपने पार्टनर को लेके कि उनको, एंड दे वर सो लकी टू हैव स्पाउस लाइक देम। तो ऐसा भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है सैजिटेरियस साइन। तो अगर आपका D9 के लग्न में सैजिटेरियस जो धनु राशि है वो अगर उदय हो रही है, तो उसका क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो सैजिटेरियस का राशि है वो आपका ओरिजिनली 9th हाउस होता है। तो आपका जो भाग्य, लक है, फॉर्च्यून, डेस्टिनी, वो सब वो राशि से जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले इनकी मैरिज से या मैरिज के अराउंड इनका भाग्य, लक, डेस्टिनी बहुत राइज करती है, बहुत ऑल्टर होती है, शिफ्ट होती है। एंड पोस्ट मैरिज आप देखेंगे इनके लाइफ में ट्रैवलिंग, स्पेशली फॉरेन ट्रैवलिंग रिलेटेड टू पिलग्रिमेजेस, बहुत सारे टेम्पल्स विजिट करना, वो सब टाइप की चीजें बहुत इंक्रीज होने वाली, शूट अप होंगी। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे सैजिटेरियस की राशि जो है वो बहुत उसका जो बेसिस है, जो जिस पे फाउंडेशन पे वो टिकी हुई है, वो मॉरल्स के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर है। तो आप देखेंगे शादी इनको करनी होती है, इनका जो डिजायर होता है ऐसे लोगों का वो है कि बिकॉज सोसाइटी कहती है कि शादी करनी है, या फैमिली कहती है शादी करनी है, तो वो फैमिली, ट्रेडिशन, सोसाइटी, उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ऐसे लोग। तभी उनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जो उनकी वैल्यूज है वो बहुत स्ट्रांग होती है मैरिज में। तो ऐसे लोग बहुत कमिटेड होते हैं, फेथफुल होते हैं, लॉयल होते हैं अपने पार्टनर की तरफ। एंड धार्मिक भी हो सकते हैं, बहुत रिलीजियस हो सकते हैं। इट रियली डिपेंड्स कि जुपिटर की प्लेसमेंट, डिग्निटी कैसी है चार्ट में। अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है, अच्छे प्लैनेट्स एस्पेक्ट उसको करते हैं, या सपोज जुपिटर असेंडेंट में ही प्लेस्ड है, तो आपको ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलेंगी इन द पर्सन। एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि बिकॉज जो D9 का लग्न है वो कहीं ना कहीं वो भी हमें शो करता है कि कौन सी चीज ने मैरिज को एक्टिवेट किया होगा। हो सकता है कि आपकी मैरिज जो है इमिजिएटली, जैसे आपने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करी या PhD कंप्लीट करी, उसके बाद आपकी मैरिज हो सकती है। या उसके दौरान ही आपने, जैसे सपोज मैरिज हुई आपकी और एकदम आपने इनरोल कर लिया कोई पोस्ट ग्रेड डिग्री में या PhD में, तो वो उसका जो टाइमिंग होगा वो काफी नियर होगा टू द मैरिज। तो वो ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है इसमें। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है अंदर से दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बिल्ड, बिकॉज सैजिटेरियस का साइन भी आप देखेंगे एक बहुत फायरी राशि है। एंड जुपिटर रूल करते हैं, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि। एंड आपका जो D9 का लग्न है वो कहीं ना कहीं आपका इंटरनल स्वभाव भी बता रहा है, आपकी ट्रू कोर नेचर कैसी है। इसका मतलब ऐसे लोग जो हैं अगेन इनमें भी स्टबरनेस होती है, एक अलग टाइप की, बिकॉज दे फील कि इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल, एंड दैट इज वाई दे शुड, मतलब अदर पीपल शुड लिसन टू देम। तो थोड़ी सी इनकी ये प्रॉब्लम मैरिज में भी आ सकती है कि ऐसे लोग हो सकता है बहुत ज्यादा गाइड करने की, कई बार ओवर गाइड करने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर को, दूसरे लोगों को। एंड इनको लगता है कि हमेशा इनकी बात ही सही होती है, लोगों को सुननी चाहिए, तो दे कैन नेवर बी रॉन्ग, मतलब इस टाइप का परसेप्शन इनके दिमाग में कई बार आ सकता है। तो वो थोड़ा एक डाउन साइड हो जाता है इस राशि का, जो उल्टा पाइसिस की राशि में नहीं होता, बिकॉज पाइसिस इवन दो इट इज रूल्ड बाय जुपिटर, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल और फ्लूइडिक राशि है। बट सैजिटेरियस थोड़ी सी अपने में कुछ समझते हैं अपने आप को, वो मैंने देखा है सैजिटेरियस लोगों के साथ कि थोड़ा सा उनमें एक गुरूर आ जाता है, थोड़ा एक प्राइड आ जाती है कि हमें ज्यादा पता है, हमसे बेटर कोई नहीं है। तो एक मतलब मैं इसको एक डोमिनेशन, मार्स वाली डोमिनेशन ही बोलूंगी, क्योंकि मार्स सन की जो डोमिनेशन होती है वो बोलते हैं हमें सुनो, मतलब हम सही हैं गलत हैं जो भी है हमें आपको सुनना पड़ेगा, मतलब आपको हमें सुनना पड़ेगा, तो उनका इस टाइप का होता है। बट सैजिटेरियस वालों का होता है कि नहीं, हमें सुनो बिकॉज हम सही हैं, हमें ज्यादा पता है तुमसे, तो हम ज्यादा इंटेलेक्चुअल हैं, तो इस टाइप का वो मतलब आपको
एक्सप्लेनेशंस देंगे सैजिटेरियस वाले लोग। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखने को मिलेगा ऐसे लोग इन द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ बहुत अच्छे गाइडेंस कोचेस, मेंटर्स, टीचर्स बन सकते हैं। एंड हो सकता है इनका जो काफी कर्मा है वो इन सब चीजों से अराउंड ही लिंक्ड हो। एंड एट द सेम टाइम इनके लिए जो मतलब मैरिज में सबसे बड़ी डील ब्रेकर्स जो आते हैं, जो चीजें इनके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती हैं, वो सारी जुपिटर रिलेटेड चीजें हो जाती हैं। जैसे अगर दूसरा इंसान दे आर डिसऑनेस्ट, या वो ट्रूथफुल नहीं है, या वो झूठ बोल रहे हैं, या उन्होंने चीटिंग करी है, तो वो सारी चीजें इनके लिए बहुत ज्यादा इनको अंदर से मतलब गुस्सा इनको आएगा। एंड उस चीज पे मैरिज भी इनकी ब्रेक हो सकती है। तो इसलिए इनके लिए मैरिज को टिकाने के लिए या उसकी सैंक्टिटी मेंटेन करने के लिए इनके जो प्रिंसिपल्स या जो भी आइडियोलॉजीज हैं, जो भी इनके वैल्यूज हैं, कोर वैल्यूज, वो बहुत ज्यादा वेल अलाइंड होनी चाहिए अपने पार्टनर के साथ। बिकॉज पूरी की पूरी इनकी शादी उन चीजों के ऊपर ही टिकी हुई है। एंड अगर जुपिटर अच्छा प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, तो ये बहुत एक लॉन्ग टर्म कमिटेड मैरिज की तरफ इशारा करता है। बिकॉज ओवरऑल इट इज अ वेरी पॉजिटिव प्लैनेट टू हैव। एंड बिकॉज आपके जो D9 का लग्न ही जुपिटर की राशि, मतलब जुपिटर की ब्लेसिंग है, इसका मतलब मैरिज की तरफ आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा होगा टू हेल्प द स्पाउस, हमेशा होगा टू हेल्प अदर पीपल। तो उस वे से ये काफी अच्छी राशि मानी जाती है टू हैव इन द D9 लग्न। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है कैप्रिकॉर्न राशि। तो अगर आपका जो D9 का लग्न है उसमें मकर लग्न है, 10 नंबर लिखा हुआ है, तो उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न, एंड ओरिजिनली जो 10th हाउस है उसमें फॉल करता है। तो ऐसे लोगों का मैंने जनरली देखा है कि इनका जो आफ्टर मैरिज लाइफ है वो काफी थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मोनोटनी आ जाती है इनकी लाइफ में, या ये खुद बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। तो ऐसे लोग मैंने जनरली देखा है, काफी वर्कोहॉलिक मुझे दिखे हैं ऐसे लोग, कि पूरा टाइम इनकी लाइफ में काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं लाइफ में। एंड बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं लाइफ को लेके इन द सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ, सीरियसनेस, मतलब बहुत जल्दी ना ऐसे लोग एज करने लग जाते हैं, बिकॉज वो एक यूथफुलनेस नहीं रहती इनके अंदर। इनको लगता है लाइफ यही है, बस इन्होंने जाना है, आना है ऑफिस, मतलब ऑफिस जाना है, वापस आना है। मतलब ज्यादा हॉबीज, इंटरेस्ट नहीं कल्टिवेट करते, तो वो थोड़ा सा एक डाउन साइड हो जाता है इसके साथ। ऑन द पॉजिटिव साइड ये राशि आपको स्टेटस में, फेम में, एक इज्जत, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट देने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग राशि है, बहुत अच्छी राशि है। आप देखेंगे मैरिज ही इनके लिए इनका जो स्टेटस, फेम और वो सारी चीजें जो 10th हाउस वाली हैं, वो मैरिज में ही इनको एलिवेट करें, मैरिज एलिवेट करेगा वो सारी चीजें इनके लिए। तो वो सारी चीजें इनको मिलती हैं, एंड ये बहुत इनकी मतलब प्रमोशन भी, जैसे मतलब जो भी चीजें कहीं ना कहीं लिंक्ड होती हैं आपके एलिवेशन ऑफ स्टेटस से, तो वो सारी चीजें इनको मिलती हैं विद टाइम एंड विद मैरिज। तो उसके लिए बहुत एक अच्छी राशि मानी जाती है। बट इनके लिए मैरिज जो है ना वो एक बोझ है, मतलब वो मैंने ऑब्जर्व करा है कि जब आप ऐसे लोगों को देखते हो तो उनको एक अंदर से खुशी नहीं होती, उनको बस लगता है कि हाँ मैरिज करनी है बिकॉज सब कर रहे हैं। तो बस एक वो टिक मार्क कई बार बन के रह जाता है इनकी लाइफ में, तो वो थोड़ा सा एक डाउन साइड है। मतलब ये लोग बहुत जल्दी मैंने जैसे बोला ना, एज करने लग जाते हैं, बिकॉज इनके अंदर वो डिजायर नहीं रहती कि हाँ पार्टनर के साथ हम एक्सप्लोर करें, हम डिफरेंट चीजें ट्राई करें, हमें ये करना चाहिए। तो वो टाइप का ही थोड़ा मैंने डाउन साइड देखा है। एंड बट बहुत रियलिस्टिक होते हैं, बहुत मेच्योर होते हैं ऐसे लोग, बहुत सेंसिबल होते हैं मैरिज को लेकिन इनको पता है कि अगर इन्होंने कमिट किसी के साथ करा है तो उसके साथ एक बहुत लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ये लोग करेंगे, तो उसके लिए बहुत अच्छा है। मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो आपको मुश्किल टाइम में भी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो दे आर सो फेथफुल, दे आर सो ऑनेस्ट, सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स their मैरिज दैट दे आर वेरी वेरी ग्राउंडेड विद रिस्पेक्ट टू दैट। तो उसके लिए तो बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी राशि मानी जाती है। एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि ऐसे लोगों की लाइफ में, बिकॉज ये 10th हाउस है ओरिजिनल, तो जो करियर रिलेटेड चीजें हैं वो काफी फोर फ्रंट पे आ जाएंगी आफ्टर मैरिज। एंड हो सकता है इनका काम भी, जो जॉब करते हैं वो काफी बढ़ गया हो काम, या अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में एक्सपेंशन हो गई होगी, बिजनेस में ग्रोथ होगा। तो उस टाइप की चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एंड एट द सेम टाइम आपको कौन असेंडेंट वाले लोग होते हैं उनको पता होता है कि मैरिज इज नॉट अ बेड फुल ऑफ रोजेस, एंड दे हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, इसलिए बहुत रियलिस्टिक हो जाते हैं बहुत जल्दी ऑन। एंड आप देखेंगे ऐसे लोग, चाहे आपका कोई भी लग्न हो D1 में, इट शोज आप अगर आपका इंटरनली कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है तो आप इंटरनली बहुत मेच्योर हैं अपनी एज से भी। एंड ऐसे लोगों में बचपना नहीं होता।
तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत जल्दी समझ लेते हैं, बहुत ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं। एंड आप देखेंगे बिकॉज मार्स जो है प्लैनेट वो इसमें एग्जॉल्टेड होते हैं, तो इसलिए वो मार्स वाली क्वालिटीज भी इनमें बहुत आपको स्ट्रॉन्ग दिखेंगी। तो अगर सैटर्न की डिग्निटी जो है अच्छी है चार्ट में, आपकी D9 चार्ट में सैटर्न वेल प्लेस्ड है, अगर फर्स्ट हाउस आपका अफ्लिक्टेड नहीं है, या जैसे मार्स राहु टाइप के प्लैनेट्स, केतु टाइप के प्लैनेट्स अगर बहुत ऐसे मेलेफिक प्लैनेट्स आ गए, तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स जो है वो डिफर करेंगे। बट अगर अच्छा प्लेस्ड है, मतलब न्यूट्रल भी है, तो भी आप देखेंगे राशि वैसे मैरिज को चलाने के लिए, निभाने के लिए बहुत अच्छी है। तो इट्स नॉट अ नेगेटिव थिंग टू हैव। आप ये मत देखिए कि सैटर्न मेलेफिक प्लैनेट है तो कैप्रिकॉर्न राशि है तो ऐसी ही होगी। बट थोड़ा सा इन लोगों को आई थिंक एक चेयरफुल एटीट्यूड लाना चाहिए मैरिज में, वो मुझे लगता है थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लाइफ ऑलरेडी बहुत सीरियस होती है, सबकी होती है। तो अगर आप खुद कैप्रिकॉर्न जो मैंने असेंडेंट्स ऑब्जर्व करे हैं D9 में, तो वो इतने ज्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो कई बार थोड़ी चीजें मुश्किल हो सकती हैं। तो आई थिंक उस एंगल से इनको अंदर से कभी भी अपने आप को हमेशा को यंग एनर्जी रखनी चाहिए, वो मर्क्यूरी वाली चीज हमेशा अलाइव रखनी चाहिए। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली राशि की तरफ हम बढ़ते हैं जो कि है एक्वेरियस साइन। तो अगर आपका कुंभ राशि है D9 के लग्न में, तो उसका क्या मतलब होता है? तो आप देखेंगे एक्वेरियस अगेन इट्स अ कार्मिक साइन फर्स्टली टू हैव, जैसे स्कॉर्पियो के मैंने उसमें बताया था, बिकॉज इसमें भी आप देखेंगे राहु जो है वो को रूल करते हैं एक्वेरियस को। एंड सैटर्न नेचुरली मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की। सो इसमें सबसे पहले अगर आपका एक्वेरियस लगना है, आप देखिए राहु या सैटर्न में से कौन सा प्लैनेट ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। एंड बहुत इजी तरीका है देखने का कि अगर आपको दिखता है कि सैटर्न अपने सैटर्न सपोज कैप्रिकॉर्न में है, या सैटर्न हाउस वाइज बहुत वेल प्लेस्ड है, तो आप बोल सकते हैं कि सैटर्न स्ट्रांग है। या सैटर्न वीनस के साथ है, मर्क्यूरी के साथ है, अपने फ्रेंड्स के साथ है, स्ट्रांग है या अच्छी राशि में प्लेस्ड है। एंड अगर आपको दिखता है राहु ज्यादा स्ट्रांग है, सपोज राहु सिटिंग विद एन एक्सॉल्टेड प्लैनेट, लाइक एक्सॉल्टेड वीनस के साथ वो बैठ गए, एक्सॉल्टेड मर्क्यूरी के साथ बैठ गए, तो राहु को आपको लेना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। हाउसेस भी जैसे हम जानते हैं, 10th हाउस, 11th हाउस, थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, इसमें राहु बहुत स्ट्रांग होते हैं। एंड जो राशियां भी जो है वो टॉरस की राशि जैसे हो गई, जेमिनाई की हो गई, लिब्रा की हो गई, देन आपकी एक्वेरियस तो है ही जैसे। तो कैप्रिकॉर्न भी मतलब इट्स अ गुड साइन। तो ये सारी जो भी आर्था हाउसेस आपके हो गए, एंड जो एयर साइंस हो गए आपके 3, 7, 11, उसमें राहु परफॉर्म्स वेल। तो अगर आपको दिखता है कि राहु की प्लेसमेंट पोजीशन डिग्निटी स्ट्रांग है, तो आपको राहु को ही लेना पड़ेगा। बट अगर आपको दिखता है सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है चार्ट में, तो आप सैटर्न को पकड़िए। बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिफाई करना है फॉर एन एक्वेरियस असेंडेंट। बिकॉज अगर आपका राहु ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप राहु जैसे ही बिहेव करेंगे, फिर सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में आप इंटरनली राहु जैसे ही ज्यादा होंगे। बट अगर आपको दिखता है कि सैटर्न आपका ज्यादा स्ट्रांग है, राहु में नहीं उतनी पावर है, तो आप सैटर्न जैसे होंगे ज्यादा। तो इसलिए आपको ये देखना काफी जरूरी हो जाता है इसमें। एंड अगर इमेजिन हम करते हैं कि आपका राहु ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप देखेंगे कि आपका इंटरनली बहुत एक अनकन्वेंशनल सोच होगी। कोई भी चीज मैरिज को लेके भी, हर चीज को लेके आप कुछ चीज कन्वेंशनल वे से कर ही नहीं पाएंगे अपनी लाइफ में, आपको कोई डिफरेंट रूट ही लेना पड़ेगा। तभी एक नॉन ट्रेडिशनल रूट ही लेना पड़ेगा चीजों को, तभी चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। एंड राहु अगर ज्यादा स्ट्रांग है, तो आप ये भी देखेंगे ऐसे लोगों के जो डिजायर्स, एम्बिशंस एंड ड्राइव जो होगी लाइफ को लेके ज्यादा अच्छा करने की, वो बहुत आपको स्ट्रांग दिखेगी। ये लोग इंटरनली इतने मोटिवेटेड, इतने ड्रिवन होंगे दैट दे वांट टू, मतलब आइदर दे आर रनिंग बिहाइंड पावर, फेम और मनी, पोजीशन, स्टेटस, कुछ ना कुछ ऐसा हुक होगा आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बोलेंगे कि मेरे को ये अचीव करना है लाइफ में, मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है। तो उस टाइप की पर्सनालिटी आपकी दिखेगी आपको ज्यादा, अगर राहु इज मोर स्ट्रॉन्गर इन दिस। एंड एट द सेम टाइम आपको ये भी दिखेगा कि सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में आपको राहु की जो एनर्जी है, ये जो एक्वेरियस असेंडेंट है, वो आपको फोर्स करेगा, पुश करेगा अपनी बाउंड्रीज को, मतलब लिमिटलेस बनाने में। जितना आप अपने आप को बोलेंगे कि मैं बाउंड्री में सोचता हूँ, मैं इस लिमिट में सोचता हूँ, उतनी चीज वर्कआउट नहीं करेगी। तो जितना जब आप सोचने लग जाएंगे कि नहीं अब कोई लिमिट नहीं है इस चीज की, या आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपकी बहुत हाई हो जाएगी, जब तब जाके आपको दिखेगा कि ये जो प्लैनेट है, जो मतलब राहु का रिजल्ट्स है एक्वेरियस असेंडेंट का, वो आपको पॉजिटिव दिखेगा अपनी लाइफ में। एंड ऐसे लोगों के लिए आप देखेंगे कि पोस्ट मैरिज इनके जो फ्रेंड्स हैं, नेटवर्किंग है, या जैसे टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, ये टाइप की चीजें जो हैं वो काफी फोर फ्रंट पे आ सकती हैं इनकी लाइफ में, स्पेशली अगर राहु ज्यादा स्ट्रांग है तो।
तो ये तो कुछ चीजें हो गई अगर राहु स्ट्रांग है। अगर सैटर्न सपोज आपको दिखता है कि ज्यादा स्ट्रांग है चार्ट में, तो आप देखेंगे कि इनके लिए अगेन जैसे बिकॉज मूल त्रिकोण राशि है सैटर्न की भी, तो जो कमिटमेंट है जो एक जैसे मैंने कैप्रिकॉर्न के उसमें भी बताया था, तो वो बहुत हाई होगी मतलब मैरिज को लेके। ये ऐसे लोग नहीं होंगे कि आपने मैरिज करी, एक देखेंगे चलती है नहीं चलती, इस टाइप का एटीट्यूड आपको नहीं दिखेगा एक्वेरियस वालों का। मतलब वो चाहेंगे कि वो शादी बहुत देर तक चले, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के एंगल से ही वो शादी करते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपकी जो रिजिलियंस होगी, जो पेशेंस होगी, जो चीज़ों को डील करने की, पेन सॉरो को डील करने की, वो बहुत आपको हाई दिखेगी अगर आपका एक्वेरियस है एंड सैटर्न इज वेरी स्ट्रांग एंड पावरफुल देन राहु। तो बहुत ऐसे लोग पेशेंट होते हैं एंड गिव अप नहीं करते इसीलिए। तो उसके लिए बहुत एक अच्छी मतलब अच्छा साइन माना जाता है। एट द सेम टाइम आपको देखिएगा ऐसे लोग आपको काफी ट्रेडिशनल भी होंगे अपनी सोच में। अगर आपका सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है इसमें, तो दे वुड वांट टू मैरी कि जैसे अपने कल्चर अपने कास्ट कम्युनिटी उसी में करेंगे, तो उसमें ज्यादा ये लोग कंफर्टेबल होते हैं अपने टाइप के लोगों में। एंड बट अगर आपका राहु ज्यादा स्ट्रांग बन रहा है तो फिर आप ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप इनफैक्ट इसका ऑपोजिट करेंगे। सो इसलिए उसको थोड़ा सा जज असेस करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा प्लैनेट आपके नवांशा में स्ट्रांग हो रहा है आउट ऑफ दीज टू। इवन इफ यू आर एन एक्वेरियस असेंडेंट आपको सिमिलर रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। बट हैविंग सेड दैट आप देखेंगे सैटर्न राहु दोनों में से दोनों प्लैनेट्स ही कार्मिक, अपने अपना उनका कर्म है। राहु का जो है वो फ्यूचर कर्म है, सैटर्न जो है वो पास्ट के कर्म के ऊपर आपको रिजल्ट देते हैं। तो कार्मिक तो वो दोनों ही हैं। तो ये तो है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि इक्वेरियस साइन के साथ सडन चीजें, डिफरेंट तरीके से चीजें होना लाइफ में, वो भी बहुत कॉमन हो जाता है। तो लाइफ की जो इनकी ट्रेजेक्टरी भी होती है आप देखेंगे कि एक स्मूथ ट्रेजेक्टरी आपको नहीं दिखेगी। हो सकता है इन्होंने जैसे कुछ लाइफ में करा होगा जो बहुत डिफरेंट होगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब कोविड आया था तो कई लोगों ने अपनी प्रोफेशन ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया। तो हो सकता है कुछ लोग शेफ होगा, कोई वो शेफ से कोडिंग में चला गया, कोई कोडिंग से शेफ में चला गया। तो समथिंग विच दे हैव डन ड्रास्टिकली डिफरेंट। या कोई जैसे किसी ने बीटेक की पढ़ाई करी उसके बाद वो सिंगर बन गया, या कुछ ने कुछ बिल्कुल ही हटके कर लिया एंड दैट थिंग वर्क फॉर देम। तो इस टाइप की चीजें भी आप इमेजिन कर सकते हैं आफ्टर मैरिज, या अंदर से उनकी जो नेचर डिजायर होगी वो इस टाइप की ही होगी। तो वो एक पैटर्न और एक वो सिमेट्री फॉलो नहीं कर सकते लाइफ में, तो ये काफी थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। एंड स्पेशली अगर राहु ज्यादा स्ट्रांग है तो उनको बड़ा सोचना चाहिए। दे शुड पुश देयर बाउंड्री, दे शुड पुश देयर लिमिट्स। एंड जितना वो अपने आप को होल्ड बैक करेंगे या जितना वो डरते रहेंगे, तो वो आपको प्लैनेट की एनर्जी को अच्छे वे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। एंड तो दे शुड बी एम्बिशियस, दे शुड बी ड्रिवन, गोल्स होनी चाहिए इनकी लाइफ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप ये भी देखेंगे कि अगर आपका इसमें सैटर्न ज्यादा स्ट्रांग है, तो सैटर्न जो है वो सिक्स्थ हाउस का भी कारक होता है। एंड सिक्स्थ हाउस जो है वो सेवा का होता है, गिविंग बैक टू द सोसाइटी। ट्वेल्थ हाउस का भी कारक होता है, वो भी गिविंग बैक टू द सोसाइटी। तो अगर सैटर्न आपका स्ट्रांग है तो ऐसे लोग आप देखेंगे काफी ह्यूमैनिटेरियन भी हो सकते हैं। हो सकता है उनका काफी स्ट्रांग कर्मा लिंक हो टुवर्ड्स गिविंग बैक टू द सोसाइटी एंड डूइंग थिंग्स एट अ लार्ज स्केल। मतलब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा एनजीओ रन करना जो बहुत से लोगों की सेवा कर रहे हो, तो इस टाइप का भी कुछ उनका डिजायर हो सकता है। या सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में वो इस टाइप की चीजें भी करेंगे, तो इसकी तरफ भी इंडिकेशन देता है। एंड एट द सेम टाइम इक्वेरियस असेंडेंट के साथ हम ये भी देखते हैं कि इनके काफी जो होप्स विशेस डिजायर्स हैं वो फुलफिल भी होते हैं मैरिज के थ्रू। एंड मैरिज के द्वारा इनके होप्स विशेस डिजायर्स इंक्रीज हो सकते हैं। कि मैरिज हुई एंड देन इनके दिमाग में ये आया कि मेरे को ये भी खरीदना है, मेरे को वो भी चाहिए मुझे, तो काफी उस टाइप की नेचर भी इसके साथ आ सकती है। एंड अगर राहु ज्यादा स्ट्रांग है अगेन, तो ऐसे लोगों का जो फ्रेंड सर्कल है, नेटवर्क है, वो भी काफी एक्सपैंड होने वाला है। काफी लोग पार्टीज में जाएंगे, सोशलाइज करेंगे, तो उस टाइप के सोशल ज्यादा हो जाएंगे मैरिज के बाद सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में। तो वैसा भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो ये थी कुछ चीजें अबाउट एक्वेरियस असेंडेंट। नाउ मूविंग टू द लास्ट असेंडेंट जो कि है पाइसिस। तो अगर आपकी मीन राशि उदय हो रही है आपके D9 के लग्न में, तो उसका क्या मतलब है। सो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मीन राशि जो है वो जुपिटर रूल करते हैं एंड ओरिजिनली ट्वेल्थ हाउस की राशि है। एंड ट्वेल्थ हाउस जो है वो आइसोलेशन का है, वो पीस का है, वो फॉरेन लैंड्स का है। सो ऐसे लोगों का इन द सेकंड पार्ट ऑफ लाइफ में ये भी हो सकता है कि ये काफी अलूफ हो सकते हैं दूसरे लोगों से। एंड इनको बहुत ज्यादा ये
इंटरनली भी आपको दिखेगा कि ऐसे लोग ना बहुत सोशल नहीं होते। मतलब अगर आपका D1 के लग्न में कोई भी असेंडेंट है बट आपका D9 में अगर पाइसिस का लग्न है, तो इट शोज अंदर से आप इंट्रोवर्टेड होंगे। अंदर से आपको चाहिए होगा कि मेरे को बस सुख शांति पीस चाहिए लाइफ में, कि बस शादी हो जाए, मैं बहुत अच्छे से पार्टनर के साथ रहूं, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़े ना हो, बहुत नॉन वायलेंट नॉन जजमेंटल टाइप की नेचर की होती है अंदर से। तो उस टाइप का रिलेशनशिप चाहते हैं जिसमें एक शांति बनी रहे। एंड ये भी हो सकता है इन द मैरिज, लाइक सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में या पोस्ट मैरिज। ये लोग हो सकता है इनकी कंट्री चेंज होके ये लोग कोई फॉरेन में मूव हो गए हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी भी बन सकती है। एंड फर्स्ट हाउस जो जैसे हम जानते हैं नवांशा का, वो आपकी एटीट्यूड दिखा रहा है आपकी मैरिज को लेके ना, आप कितना ज्यादा, एक आपका बिहेवियर कैसा है। तो बिकॉज पाइसिस जो है वो अगेन पॉजिटिव साइन है, सात्विक राशि है, जुपिटर रूल करते हैं, तो पॉजिटिव एटीट्यूड है बहुत मैरिज को लेके। अनलेस एंड अनटिल जुपिटर जो है वो एफ्लिक्शन में ना हो, या अगर फर्स्ट हाउस में बहुत मेलेफिक आ गए तो ऑब्वियसली रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। बट अगर जुपिटर वेल प्लेस्ड है, अच्छी राशि में प्लेस्ड है, अच्छे हाउस में प्लेस्ड है, एंड फर्स्ट हाउस इतना एफ्लिक्शन में नहीं है, तो बहुत आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा मैरिज को लेके। बट डेफिनेटली आप देखेंगे विथ टाइम, जैसे जैसे इनकी एज होगी, इनको चीजों को छोड़ने का या मतलब चीजों से भागने का वो एक टेंडेंसी दे सकता है ये राशि। जैसे एस्केपिज्म, मतलब कि शादी में जैसे कुछ भी चीज हुई तो हो सकता है डील ना करना चाहे उस चीज से, लड़ाई झगड़ा हुआ, अपने रूम में चले जाए, बात ही नहीं करना चाहते, तो वो एक थोड़ा सा डाउन साइड हो जाता है कई बार, बिकॉज दे रन अवे फ्रॉम थिंग्स समटाइम्स। मतलब तो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहते, ऑपोजिशन में नहीं आना चाहते, वो टाइप की चीजों से भागते हैं। तो थोड़ा सा उनको वर्क उस पर करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में ऐसे लोग थोड़े इम्प्रैक्टिकल भी कई बार हो जाते हैं। हो सकता है इमेजिन करेंगे कि मेरे को पहाड़ों पे जाके रहना है सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में, बट हो सकता है प्रैक्टिकली वो आइडिया इनके लिए इतना फीजिबल ना हो। अगर ये कोई और मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, बट इनको डिजायर हो सकती है कि नहीं, मेरे को तो मतलब ऐसी जगह में जाके रहना है जहाँ पे लोग ही नहीं है आसपास, यहाँ जहाँ पे हो सकता है कोई ग्रोसरी शॉप तक ना हो। तो वो शायद सोचे ना कि वहां पे मैं गुजारा कैसे करूंगा, कैसे रहूंगा मैं, तो कुछ चीजें थोड़ी इनकी इम्प्रैक्टिकल हो सकती हैं। या बीच पे जाके मेरे को अपना लाइफ काटना है सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में, तो इस टाइप का मैंने टेंडेंसी देखा है लोगों का, जो पाइसेस असेंडेंट वाले लोग हैं D9 चार्ट में, उनका नेचर थोड़ा रहता है इस टाइप का। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में थोड़े ये लोग काफी डे ड्रीमिंग इनकी काफी इंक्रीज हो जाती है। तो चीजों से प्रैक्टिकल साइड, बिकॉज स्पाइसिस की जो राशि वो बहुत प्रैक्टिकल राशि नहीं है, तो काफी इम्प्रैक्टिकल टाइप की राशि है। तो कई बार मतलब कोई भी चीजों को लेके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, मैरिज रिलेटेड कोई चीज हो गया, तो कई बार प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नहीं सोच पाते। कोई ऐसा रीजनिंग देंगे या कोई ऐसा लॉजिक देंगे जिसका हो सकता है कुछ सेंस ना बन रहा हो। सो समटाइम्स दे हैव टू वर्क ऑन दैट। बट एट द सेम टाइम इनके लिए सबसे ज्यादा, इसलिए मैंने जो चीज बोली, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके जो पार्टनर है इनके साथ लॉयल रहें, फेथफुल रहें, एक ट्रस्ट हो, इनका एक भरोसा हो, पीस हो, शांति हो रिलेशनशिप में, वो इनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो कहीं ना कहीं इनकी डिस्टर्ब हो रही है तो फिर दे आर नॉट हैप्पी विद द मैरिज। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे लुक फॉरवर्ड टू। एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे ऐसे लोगों का, कईयों का जो इंटरेस्ट इन द आफ्टर मैरिज या सेकेंड पार्ट ऑफ लाइफ में हो सकता है टुवर्ड्स योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, उसकी तरफ इन लोगों का इंक्लिनेशन काफी इंक्रीज हो सकता है। तो वो भी इसके साथ यहाँ पे देखने को मिलता है। बट जनरली इट इज अ पॉजिटिव राशि टू हैव, मतलब इट शोज कि आपका, आप शादी डेफिनेटली करना चाहते हो, मतलब आपका एक बेसिक एटीट्यूड जो है वो बहुत अच्छा है, इन द राइट डायरेक्शन है। एंड स्पेशली अगर आप देखेंगे जुपिटर वेल प्लेस्ड है, तो इट इज अ वेरी गुड प्लेसमेंट टू हैव। एंड अब ये भी देखते हैं कि ये राशि वो है जिसमें वीनस नेचुरली एक्सॉल्टेड होते हैं, मर्क्यूरी गेट्स डिप्लीटेड। सो एंड वीनस इज द कारक, लाइक द मेन सिग्निफिकेटर ऑफ द D9 चार्ट। तो वीनस की प्लेसमेंट भी इस राशि के साथ देखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वीनस कितना वेल प्लेस्ड। तो उससे आप ओवरऑल एक एनालिसिस कर पाएंगे कि कितना आपको रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं इस राशि के साथ। सो दिस वाज अबाउट द D9 चार्ट एंड कौन सा राशि आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस में, तो कैसे आप रिजल्ट्स देखेंगे। सो आई होप दैट आपको इससे कुछ नया इंसाइट मिला हो एंड यू लर्न समथिंग न्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।